Hello students, I hope you are doing well. Today we are going to start with your new chapter which is organizational structure in retail institutions. यानी जो हमारे रिटेल संस्थान हैं उनके अंदर संगठन की संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जानने से पहले हम जानते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उससे हमारा क्या अभिप्राय है। तो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गैदर टुगेदर फॉर अचीविंग अ डेफिनेट पर्पस। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे होते हैं किस चीज़ के लिए, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठे होते हैं। अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इनका बेसिक एम जो होता है ना वो ये है कि कुछ कॉमन, एक समान उद्देश्य होगा, कुछ कॉमन पर्पस होगा जिसको पूरा करने के लिए ये संगठन बना है। तो बेटा इस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संगठन के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव होगी? जब हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्रॉपर संगठनात्मक संरचना करेंगे, जब ये कोऑर्डिनेशन जो है वो क्लियरली डिफाइन हो पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है? इट डिफाइंस how the organizational goals will be achieved by dividing the whole responsibility of the organization among various people। कि हम कैसे संगठन के विभिन्न लोगों में जो संपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बांटें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। इसी के अंदर क्लियरली बताया जाता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, सुपरविजन कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। तो एक संरचना, एक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? क्या कारण है? सबसे पहला तो है कि इट डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छे से क्लियरली बता देता है कि किसका क्या अधिकार है और किसकी क्या जिम्मेदारी है, आपके पास कितनी अथॉरिटी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बताता है, ये क्लियरली बताता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। कि एज अ टीचर क्या मैं अपने से नीचे रिपोर्ट करूँगी या अपने से ऊपर रिपोर्ट करूँगी? डेफिनेटली अपने से ऊपर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही तो बताएगा कि टॉप मैनेजमेंट में कौन है, फिर मिडिल में कौन है, फिर लोअर में कौन है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको किसे रिपोर्ट करना है। देन ये जिम्मेदारी तय करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। बेटा व्यक्ति को पता चल जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस काम को करने की। देन इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का क्या एफर्ट किया गया है उसको जज किया जा सकता है। तो कल को प्रमोशन के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं एक रूपरेखा ये दे देता है। इट इम्प्रूव्स दी वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ दी पीपल। ऑब्वियसली अगर लोगों को पता होगा कि उन्हें उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसे किसे रिपोर्ट करना है, तो उनके कार्य करने की कार्य क्षमता के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। एंड इट कैन बी यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज़र बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर सकता है अगर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इंटैक्ट हो। कैसे क्रिएट करेंगे रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? बेटा जब रिटेलर प्लान करता है ना कि उसे अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप जो उसे लेना पड़ेगा वो ये है कि वो एक्टिविटीज़ और टास्क्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में किए जाने हैं उन्हें डिफाइन किया जाए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या कार्य हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी। तो हमें पता चलेगा, इसके लिए हमें एक क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी एक्टिविटीज़ की। तो मेन टास्क क्या हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते हैं? बेटा सबसे इम्पोर्टेंट तो जो प्लानिंग का टास्क है, जो ओवरऑल मैनेजमेंट का टास्क है, जो फैसले लेने का टास्क है, डिसीजन लेने का टास्क है, वो कौन करेगा? वो करेगी टॉप मैनेजमेंट। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टास्क है वो है बेटा बाइंग एंड मर्केंडाइजिंग। यानी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर डील करना चाहते हैं,
किस मर्केंडाइज के अंदर डील करना चाहते हैं और उस मर्केंडाइज को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, उसे आपको परचेज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज स्टोर ऑपरेशंस। स्टोर ऑपरेशंस क्या करते हैं बेटा, ये ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं रिटेल स्टोर की। इसके अंदर क्या है कि आपके स्टोर का लेआउट कैसा होगा, आपके स्टोर का डिज़ाइन कैसा होगा, आपके स्टोर में किस तरह से माल का अरेंजमेंट किया जाएगा, आपके स्टोर के अंदर जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उन्हें किस तरह से किया जाएगा, ये आएगा स्टोर के संचालन के अंदर। इसके बाद है बेटा फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एस्टीमेट करेगा कि हमें कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास कितने सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, और जब हमें फंड्स मिल जाएंगे तो फिर वो एलोकेट करेगा, फंड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देगा। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा, ये खाते मेंटेन करेगा, ये अकाउंट्स मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जो है सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। इसके बाद है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। ये लोग पेपर वर्क करते हैं बेटा, जो कागजी कार्रवाई होती है ना वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल अफेयर्स के बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल है, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। सारे रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, कागजी कार्रवाई कैसे करनी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करेगा। नेक्स्ट इज़ हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको पता है कि इसके लिए हमें हमारा HR डिपार्टमेंट करता है। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे सबसे बड़े एसेट्स हैं, क्योंकि बेटा यही ऐसी चीज़ है जो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा लेकर आएगा। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, ये सब कौन करेगा, उनकी मैनेजमेंट कौन करेगा, हमारा HR डिपार्टमेंट। और इसके बाद एक आखिरी टास्क बेटा, जो बाकी सारे काम रह गए ना उन्हें हम सपोर्ट फंक्शंस के अंदर ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारी जो मर्केंडाइज है उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो कार्य हैं वो आ जाएंगे हमारे सपोर्ट फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही हमने डिसाइड कर लिए कि ये हमारे मेन कार्य हैं जो परफॉर्म करने हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि इनमें से हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। कैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, उसका क्या साइज़ है, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी टारगेट मार्केट का क्या साइज़ है। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि इन सारे टास्क्स में से उन्हें क्या क्या टास्क्स जो हैं करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब आपको फाइनलाइज हो गया कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क करने हैं, तो आपको स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप किसे हायर करेंगे, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वो किसे रिपोर्ट करेंगे। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है ये किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, इसको कोई कार्य प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला है लेवल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कि जो आपका संचालन कर रहे हैं वो किस स्तर पर कर रहे हैं और उसका पैमाना क्या है। बेटा रिटेलर के पास ऑप्शन है, हो सकता है वो एक स्मॉल लेवल से शुरू करे अपना रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, या हो सकता है वो लार्ज लेवल से शुरू करे। सिमिलरली हो सकता है वो लोकल लेवल पर ही काम करे, हो सकता है वो रीजनल लेवल पर काम कर रहा है, हो सकता है वो नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, और हो सकता है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। तो आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है और आप किस लेवल पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उससे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है बेटा टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स, क्या आपका मर्केंडाइज होगा, आप किस प्रोडक्ट के अंदर डील करेंगे। वो FMCG गुड्स भी हो सकते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो पेरिशेबल गुड्स भी हों। ये रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट है कि आपका टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, आप किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे, आप कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करेंगे। एक रिटेलर के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत सारे फंक्शंस के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकता है, वो प्रोडक्ट के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकता है, वो ज्योग्राफी के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकता है। इस डिवीज़न को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं।
अब बात करते हैं कि एक रिटेल फर्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है बेटा ऑर्गेनाइजिंग आउटलाइनिंग स्पेसिफिक टास्क। सबसे पहले आपको जो विशिष्ट कार्य है ना उनकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, उनका रेखांकन करना पड़ेगा। बेटा कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होंगे जो हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होंगे। ये कौन से टास्क हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होंगे, हमने अभी पढ़े थे। हमारा बाइंग एंड मर्केंडाइजिंग, स्टोर ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एचआर की मैनेजमेंट और सपोर्ट फंक्शंस। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये रेखांकित करेगी, ये आउटलाइन करेगी कि ऐसे कौन से टास्क हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें परफॉर्म करने हैं। दूसरा है ग्रुपिंग टास्क्स इनटू जॉब्स। जब आपने सारे टास्क का एनालिसिस कर लिया, उसके बाद इन टास्क्स को अलग अलग जॉब्स में ग्रुप करेंगे, अलग अलग जॉब्स में इनका समूहीकरण करेंगे, ताकि अलग अलग लोगों को पता हो कि उन्हें क्या कार्य करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप टास्क को जॉब में कैसे ग्रुप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे एक सेल्स पर्सनल क्या करेगा, एक सेल्समैन क्या करेगा, मर्केंडाइज को डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा, कस्टमर से कांटेक्ट करेगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी गिफ्ट रैपिंग करेगा, आपके कस्टमर के साथ बाद में फॉलोअप लेगा कि प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं। एक कैशियर क्या करेगा, ट्रांजैक्शंस का सारा डेटा एंटर करेगा, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज को हैंडल करेगा, और जब वो कैश कलेक्ट कर रहा है तो वो गिफ्ट रैपिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। एक डिस्प्ले पर्सनल क्या करेगा, विंडो ड्रेसिंग करेगा, साफ़ सुथरा कि आपका बाहर से शोरूम कैसा दिख रहा है, इंटीरियर डिस्प्ले का सेटअप करेगा, मोबाइल डिस्प्ले दिखाएगा कि आपका जो स्टोर है उसका क्या लेआउट है। ये कौन करेगा, हमारा डिस्प्ले पर्सनल करेगा। तो कुछ टास्क्स हैं, इन टास्क्स को इकट्ठा करके बेटा इनकी एक जॉब बना दी जाती है। यानी हमने क्या किया, हमने जो हमारे टास्क हैं इनको ग्रुप करके एक जॉब बना दी गई, और अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पर ये कार्य करते हैं। हम इसके अंदर डेजिग्नेशन फिक्स कर देते हैं कि ये कार्य इस डेजिग्नेशन पर किया जाएगा, ये फ्लोर स्टाफ करेगा, ये कैशियर करेगा, ये एचआर स्टाफ करेगा, और इसी की जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। इसके बाद है बेटा जॉब क्लासिफिकेशन। अब इन जॉब्स को अलग अलग फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शंस के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हो। फंक्शंस के बेसिस पर जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम, इनके बेसिस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा मेथड है बेटा, आप जोग्राफिकल डिवीज़न पर भी क्लासिफाई कर सकते हो। जोग्राफी पर कैसे, आप लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के बेसिस पर डिवीज़न कर सकते हो। और तीसरा है आप प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से भी डिवीज़न कर सकते हो कि आप किस प्रोडक्ट लाइन के अंदर अपना काम करना चाहते हैं। जैसे एक बिज़नेस है, उनका एक प्रोडक्ट लाइन है गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, दूसरा है ज्वेलरी का काम करते हैं, तीसरा हो सकता है किचन के बर्तनों का काम करते हैं। तो आप अलग अलग प्रोडक्ट की लाइंस के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जब आपने जॉब की क्लासिफिकेशन कर दी, उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है, वो है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को डेवलप कर देंगे। जैसे ही जॉब्स की क्लासिफिकेशन हुई, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है बेटा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करता है। क्लियर डायरेक्शन देगा मेंबर को कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहाँ आते हो, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और आपके पास क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या पावर है, क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये क्लियरली आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थापित करता है। आपका सुपीरियर कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है, आपसे ऊपर कौन काम करता है और आपसे नीचे कौन काम करता है, कौन बताएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताएगा। तो अगर हम देखें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन अलग अलग बेसिस पर, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम ज्योग्राफी के बेसिस पर भी डिवीज़न कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक ड्रग कंपनी का प्रेसिडेंट है,
इसके बाद हमने अपनी ज्योग्राफी पर, हमारे अलग अलग जोन्स होते हैं, होल कंट्री जो है हमारी 4 जोन्स में बढ़ सकती है। तो साउथ जोन का एक अलग वाइस प्रेसिडेंट है, ईस्ट जोन का अलग वाइस प्रेसिडेंट है, नॉर्थ जोन का अलग है और वेस्ट जोन का अलग है। हमने क्या कर दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक ज्योग्राफी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, ज्योग्राफी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। हम फंक्शंस के बेसिस पर भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, उसके बाद हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद अलग अलग फंक्शंस के लिए हमारे पास अलग अलग मैनेजर्स हैं। सेल्स के लिए अलग मैनेजर है, एचआर का अलग मैनेजर है, स्टोर ऑपरेशंस का अलग मैनेजर है और फाइनेंस के लिए अलग मैनेजर है। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लासिफाई कर दिया। अब हम प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं बेटा, कि हम किस किस प्रोडक्ट लाइन के अंदर डील कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो रिटेल बिजनेस है इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं। एक गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं, हम ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, हम परफ्यूम का भी बिजनेस कर रहे हैं और कॉस्मेटिक्स का भी बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा जो ओवरऑल रिटेल बिजनेस का प्रेसिडेंट है, फिर हो सकता है एक वाइस प्रेसिडेंट हो गारमेंट बिजनेस का, एक वाइस प्रेसिडेंट हो ज्वेलरी बिजनेस का, एक वाइस प्रेसिडेंट हो परफ्यूम बिजनेस का और एक हो कॉस्मेटिक्स बिजनेस का। ये ऐसा हो सकता है, हमारा एक प्रेसिडेंट है, फिर हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद हमारे हर एक बिजनेस के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स हैं या हर एक बिजनेस के मैनेजर्स हैं। अब गारमेंट बिजनेस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, आपके पास जेंट्स के अलग कपड़े हैं, आपके पास लेडीज़ के अलग कपड़े हैं, आपके पास बच्चों के अलग कपड़े हैं। तो ये क्या क्लासिफिकेशन हुई हमारी, ये हमारी क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और एक लास्ट है बेटा, आप कंबाइन भी कर सकते हो। हमने जो अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़े, हमारा जोग्राफिकल, हमारा फंक्शनल या हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आप इनको जोड़ भी सकते हो, इनको मिश्रित भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, उसके बाद हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट है, इसको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से। हमारे पास सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। अब जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर हमारे पास नॉर्थ एरिया का एक अलग मैनेजर है और साउथ एरिया का एक अलग मैनेजर है। तो सबसे पहले हमने फंक्शंस के हिसाब से बांटा, फंक्शंस के बाद हमने ज्योग्राफी के हिसाब से बांटा। अब साउथ एरिया के अंदर हमारे पास गारमेंट्स डिवीज़न का अलग मैनेजर है और ज्वेलरी डिवीज़न का अलग मैनेजर है। यानी हमने क्या किया, हमारी प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से भी बांट दिया। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करने के। हम इन मिक्सचर भी बना सकते हैं इन अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का। तो क्लियर हुआ आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अलग अलग क्लासिफिकेशन। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.